गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए हम कक्षा 10वीं विज्ञान का। जी हाँ, ये पेपर सेट है, आपकी प्रीवियस ईयर पेपर सेट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं प्रश्न आपको दूंगा, जो कि आपके बोर्ड में 4 अप्रैल जो टारगेट है, आप 4 अप्रैल फिक्स कीजिए कि मुझे 4 अप्रैल में 70 में 70 जो है ये पूरा कैच करना है। चाहे जितना रात दिन मेहनत करना पड़े तो रात दिन करेंगे। 70 में 70 कैच करना है। हम ऐसे आपको पेपर दे देंगे कि 70 में 70 फंस जाएगा। और हाँ, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको जरूर से प्रेस कीजिए। उसको हो जाना चाहिए प्रेस, चाहे जो हो। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी में 70 में 70 कैच करने से कोई आपका रोक नहीं सकता। बस आपको इसी प्रकार, बस जितने भी मैं वीडियो दे रहा हूँ सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले पेपर देखेंगे तो क्या है आपका 3 घंटे 15 मिनट का क्या है आपका पेपर रहेगा। और पूर्णांक आपका क्या रहेगा 70 रहेगा। पेपर सेट क्या रहेगा 1 है आपका 2020 का। 824 एनजे है। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। यह 3 खंडों में रहेगा, खंड क, ख और ग। क में क्या रहेगा, तो जो खंड क में रहेगा यहाँ पर आपको पूरा भौतिक विज्ञान किससे प्रश्न बनेंगे, भौतिक विज्ञान से प्रश्न बनेंगे। भौतिक विज्ञान के प्रश्न दे रहेंगे। खंड ख में पूरा रसायन, रसायन विज्ञान से प्रश्न बनेंगे। खंड ग जो रहेगा यहाँ पे, खंड ग जो रहेगा यहाँ पे पूरा आपके जीव विज्ञान से प्रश्न बनेंगे। कहाँ से प्रश्न बनेंगे, जीव विज्ञान से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में क्या रहेगा, लिखना रहेगा। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से ही आपको प्रारंभ करना है। अगर जो भी खंड शुरू करना है, अब ये नहीं कि पहले पेज में मान लीजिए डाल दिए खंड क डाल दिए, फिर उसी पेज में खंड ख भी करना शुरू कर दिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप खंड क पहले पेज में करिए। अब वो पेपर हो जाए या फिर आप सोच रहे हैं कि अरे यार हम चले खंड ख के प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो नया पृष्ठ वाला जो रहेगा दूसरा या फिर तीसरा जो भी आपका पेज है उस नए पेज से अपने प्रश्नों को करना शुरू करिएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए रहेंगे। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों व रासायनिक समीकरण द्वारा आपको करना रहेगा। तो यहाँ पे है सबसे पहले खंड क रहेगा। क्या रहेगा, खंड क रहने वाला, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में बहुत छोटा बनेगा। किसमें, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या फिर इनमें से सभी। तो जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा आकार में छोटा बनेगा। किस दर्पण में, तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, कौन सा हमारा जो सॉरी अवतल दर्पण होता है, कौन सा, जो हमारा अवतल दर्पण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा बनता है। किसमें, अवतल दर्पण में। याद रखना कौन सा दर्पण है, यहाँ पे अवतल दर्पण में बनेगा। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न क्या है, किसी लेंस के सामने रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। एक लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर आपका 4 होगा। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। आपको राइट आंसर आपको मेंशन करना रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तीसरा वाला, क्या हो जाएगा, 3 होगा। यदि एक लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर रखें, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वाट, ओम या फिर वोल्ट। तो किसी विद्युत धारा
किसी विद्युत परिपथ में बहने वाले जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसका क्या होता है, तो ये होता है आपका पहला एम्पियर होता है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे घ वाला क्या है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। किस नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जो घ का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न करने हैं, इस पे आपको क्वेश्चन है तो ये आप जरूर से जरूर हल करिएगा। यहाँ पे IMP वाला लगा देंगे, इसको मत करिए, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये कर लीजिएगा, ये वाला। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता की गणना कीजिए। तो जो फोकस दूरी होती है उसकी क्या करना है, क्षमता की आपको गणना करना है। 2 अंक का इसको लगा लीजिएगा और एक यहाँ से लगा लीजिएगा, ये वाला। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। अब यहाँ से कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाता है कि गाड़ियों के बगल साइड में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, जो कि बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटे में बना देता है और हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। किसी एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस समय दर्पण को देखने पर उसके प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार की गणना कीजिए। और एक ये वाला आप सवाल कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, 4 अंक का है। निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है और सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता गणना कीजिए। 4 अंक, 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 4 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक ये सवाल कर लीजिएगा, ये वाला, ये काफ़ी IMP वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 = R2 = R3 बराबर 30 ओम, R4 10 ओम व R5 R6 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5, R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5, V6 की गणना कीजिए। और परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी आपको गणना करना है। और यहाँ पे देखिए ये फिगर किया गया है मेंशन, तो इस सवाल को कर लेंगे हल, नहीं तो मैं तो इसको आने वाली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आपको कौन सा कर लेना है, आप ये कर लीजिएगा। ये तो आपके मैंने पेपर सेट बताया था कि ये पेपर सेट में आया था, जो कि आपको 7 मार्क्स देगा। विद्युत जनरित की सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि को समझाइए, ठीक है, अथवा में करके था। तो आप दोनों कर लेंगे तो किसी न किसी एक पर आधारित जरूर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो खंड ख शुरू होता है, खंड ख किससे, या आपके रसायन विज्ञान, किस पर शुरू होता है, आपका रसायन विज्ञान पर आधारित यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। जो एथिल एल्कोहल होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है, काफ़ी IMP वाला प्रश्न है। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनल, एथेनल, एथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम आपको मेंशन करना है। तो एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो आपका एथेनल होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनल होता है, याद रखिएगा। दूसरा है क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम या फिर 7 से अधिक। तो यहाँ पे अब हम 3 प्रकार के प्रश्न आपको निकालेंगे। तो जो क्षारीय विलयन का pH मान होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से जो अधिक होता है वो आपके क्षारीय विलयन का pH मान होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और 7 से कम क्या होता है, आपके अम्लीय विलयन का pH मान, अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है ये 7 से कम होता है। उदासीन कितना होगा, वो आपका 7 होगा। क्या होगा, 7 जो होता है विलयन उदासीन होता है, अर्थात न तो वो क्षारीय रहेगा और न ही क्या रहेगा, वो अम्लीय रहेगा, नहीं क्या रहेगा, वो अम्लीय रहेगा।
अगला यहाँ पे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त जिंक होती है, जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयुक्त जिंक क्या होती है, तो वह होती है आपकी हाँ, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो जिंक होती है वो क्या होती है आपकी, वह होती है आपकी AgCl PbNO3 का होल ट्वाइस FeSO4 या फिर CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है जो, वो होती है PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला यहाँ पे क्या है, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। जितना का आपका आएगा 2 अंकों का आएगा। एक काम करिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दीजिए, ठीक है ना, इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट है आपका ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखे, जो कि आपको दिला देगा, तो ये आप कर लीजिएगा। और मिसेल वाला जरूर से जरूर कर लें। मिसेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, 2 अंक का रहेगा, ठीक है ना। इसको आपको कर लेना है, बाकी इसको जाने दीजिए। और एक ये कर लेना है, ये वाला टिप्पणी में अगर करेंगे तो ये वाला कर लेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यहाँ पे है एक समजातीय श्रेणी और एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति, जो कि आपका कितना है 3 अंक वाला। तो ये तो आप जरूर से जरूर कर लीजिए, छोड़िएगा मत। अगला यहाँ पे खंड ग शुरू होता है। खंड ग क्या है आपका, सबसे पहले 9वां प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, जो में मनुष्य होता है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 2 होती है, एक बायां एक दायां, ठीक है ना। अगर उसमें चेम्बर की बात करें तब 4 होगा, दायां निलय बायां निलय, इस प्रकार से बनता चला जाएगा। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, बस 2 होती है, दायां निलय और बायां निलय, मतलब एक दायां और एक बायां होता है, फिर उसमें 4 चेम्बर हो जाते हैं। अगला यहाँ पे द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जड़ों में, वात रंध्रों में या फिर उपरोक्त में सभी। तो द्वार कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वो आपकी रंध्रों में पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती है, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तना है, पत्ती है, जड़ है या फिर प्रकलिका है। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल है, तो ग का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, जो जड़ होता है यह अनुकूल होता है। क्या होता है आपका 1 नंबर वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x 3x 2x या फिर x। तो जाइगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आपकी होती है 2x होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2x होती है। काफ़ी IMP वाला प्रश्न है 10th साइंस का। ये तो पिछले साल का पेपर आपको करवा दिए, इसमें से कौन कौन आपको पढ़ लेना है ये आप मत पढ़िएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ने के लिए हो तो बस ये पढ़िएगा, कौन सा आपको, ये वाला। परागकण की परिभाषा लिखिए और पुष्प में लंबाकार के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। या फिर ये पढ़ लीजिएगा या फिर ये पढ़ लीजिएगा। नेफ्रॉन का एक नामांकित चित्र बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 अंक का आपको बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, तो इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में से बस इसको पढ़ लेंगे, काम खत्म। तो ये आपके है कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है। इस पेपर को जरूर से जरूर कर लें, और मैंने इसका सलूशन भी करवाया, जो नहीं समझ आया कमेंट कीजिए। और बाकी जितना भी मैं करवाया हूँ, आप पिछले साल का 5 साल पेपर तैयार कर लीजिए, आप देख लीजिए 100% आ जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 दिन का समय है और इसमें 95 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।